हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, जो कि हमारे बैचलर इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर दोनों ही बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बैचलर इन फार्मेसी में ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, कोर्स कोड BP 104T वहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ये हमारे चैनल के शुरुआती दिनों में हमने इस टॉपिक को पहले ही अपलोड किया था। बहुत ही एक या दो या पहला या दूसरा वीडियो ये होगा और काफ़ी सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तब मुझे खुद नहीं मालूम था कि वीडियोस कैसे बनाते हैं, तो हमने शुरू किया था। तो ये जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हम लेकर के आ रहे हैं, ये दोबारा लेके आ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि कुछ टॉपिक हमारे बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उनको अपडेट करने की जरूरत है, उनको और अच्छा करने की जरूरत है, उसमें और अच्छे नोट्स देने की जरूरत है। तो इसलिए ये उस सीरीज का पहला टॉपिक है जहां पे हम इसको री अपलोड कर रहे हैं। पहले से हमारे पास अपलोडेड है, बट हम इसको दोबारा से कुछ अच्छे तरीके से आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये पहले से भी क्या होने वाला है, बेहतर होने वाला है। दूसरी जो जरूरी बात है वो ये है कि यहां पर जो हम आपको लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड दिखा रहे हैं, इसका जो प्रोसीजर, प्रिंसिपल इत्यादि हम बताएंगे, वो इंडियन फार्माकोपिया के 2018 वाले एडिशन से लिया गया। यानी जो 2018 में अपडेटेड वर्जन आया हुआ है फार्माकोपिया का, वहां से एज ए रेफरेंस इसको हम लोग ले रहे हैं, किसी और किताब से हम इसका रेफरेंस नहीं ले रहे हैं। आगे बात करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो हम लोग करेंगे क्या, तो इस वीडियो में हम लोग लिमिट टेस्ट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे बच्चों को यही नहीं मालूम कि लिमिट टेस्ट क्या है। इसके बाद लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को डिटेल में देखेंगे, आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, उसके प्रिंसिपल को, उसके प्रोसीजर को और उसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम लोग ये जानेंगे कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, और लिमिट टेस्ट को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है आपका लिमिट और दूसरा टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट क्या है। लिमिट जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी अमाउंट या वैल्यू जो कि हमारे कंपाउंड के अंदर हम कह सकते हैं कि मे भी प्रेजेंट हो सकती है, लाइकली प्रेजेंट हो सकती है। या फिर जैसे आपने पीने का पानी लिया और पीने के पानी में थोड़ा बहुत कैल्शियम आयन है, थोड़ा बहुत आयरन आयन है, लेकिन वो आपको हार्म नहीं कर रहा है, तो आपके हार्म के लेवल से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट। बहुत ही थोड़ी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है तब तो आप देख के ही कह दोगे कि ये खराब पानी है, इसको हम नहीं पिएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत है। या हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट जो है कोई भी एक लेवल या एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे कोई भी चीज़ एक्सटेंड या पास नहीं की जा सकती। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे बाउंड्री बनी होती है। बाउंड्री जो लाइन खींची हुई है, जब तक उस गेंद आपकी जो बॉल है उसको पार नहीं करती, तब तक आप उसे चौका या छक्का नहीं मानते। यानी दैट बाउंड्री इज लिमिट, दैट बाउंड्री इज योर सीमा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का जो पासिंग मार्क होता है, जैसे आपने कहा 50% पासिंग मार्क है B.Pharm में, तो जो 50% नंबर जब तक आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लेके नहीं आते तब तक आपको पास नहीं माना जाता। 49 नंबर है तब भी आपको कहेंगे कि आप फेल है, जब तक कि आप 50 को टच नहीं करते। दैट 50 मार्क्स इज द लिमिट। तो इसी तरीके से हमारे फार्मास्यूटिकल्स में कोई भी चीज़ है, कोई भी क्या नाम है, इम्प्यूरिटी है, जो भी एनी अनवांटेड फॉरेन मटेरियल जिसे हम लोग इम्प्यूरिटी के नाम से जानते हैं, वो अगर किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर अगर है, तो अगर वो हार्मफुल नहीं है जिस लिमिट तक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना लिमिट या पॉइंट या आप कह सकते हो लेवल, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, लिमिट। और उसको पकड़ने का या टेस्ट का क्या मतलब होता है, हम किसी भी चीज़ को जानने का, जो एग्जामिन करने का जो प्रोसेस है, जो उसको इन्वेस्टिगेट करने का जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं आप, टेस्ट। तो एक साथ अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि जो लिमिट हमने तय की है इम्प्यूरिटीज़ की, उसको पकड़ने के लिए जिस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाता है, लिमिट टेस्ट। अगर इसकी डेफिनेशन कई बार 2 नंबर में आती है, अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि लिमिट टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव क्या है, एनालिसिस में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो आपका सब्जेक्ट है वहां पे भी आप देखते हैं 2 ही तरीके के जनरली हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नाम से बता रहा है कि हम क्वालिटी पता करते हैं, उसकी सब्सटेंस कैसा है, और क्वांटिटेटिव में हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की क्वांटिटी को पता करते हैं, उसके अमाउंट को पता करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी आप इस टेस्ट को जब आप आगे देखोगे तो हम देखेंगे कि एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें नहीं पता चलती, इसीलिए इसे हम लोग सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर कोई इंप्योरिटी जो है वो प्रेजेंट है। इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। और ये परफॉर्म किया जाता है या डिज़ाइन किया गया है किस लिए, ताकि स्मॉल अमाउंट में, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना हो, स्मॉल अमाउंट में अगर इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो तो उनको पहचाना जाए और उनको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जा सके। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल लिया,
अगर आप एक गिलास पानी ले रहे हैं और उसमें कुछ आपको धुंधलापन दिख रहा है, कुछ उसमें आपको अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं, या उसका कलर जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा आपको, वो वाटर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि उसमें बहुत सारी मात्रा में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, तो वो पानी ना पीने के लिए सही है ना किसी और काम के लिए सही है, वो साफ हमें दिख ही नहीं रहा, तो उसमें हमको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा पानी है जो साफ दिख रहा है लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, हो सकती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हैं, हो सकती हैं, तभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिमिट टेस्ट इत्यादि जैसी कोई चीज़ जो है हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी पता करने के लिए कि वो प्योर है या नहीं। जब चीज़ें प्योर दिख रही होती हैं तब तो हमें ये नहीं मालूम है कि वो प्योर है या नहीं, तो हम उसे क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो अपने आप चिक चिक के कह रहा होता है कि हम इम्प्योर हैं, हमें यूज़ मत करो। लिमिट टेस्ट जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी इम्प्योरिटीज़ को पहचानने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसके लिमिट को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसको करने का जो आपके सिलेबस में जो हम लिमिट टेस्ट करेंगे उसको करने का जो तरीका होगा उसमें सिंपली एक हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन तैयार करेंगे, एक स्टैंडर्ड होगा, उसके साथ अपने सब्सटेंस को हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या ये लिमिट में है या नहीं, इसमें जो इम्प्योरिटी है वो लिमिट में है या नहीं। जैसे हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे तो फिर उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि कोई आदमी बहुत ही अच्छा बैटिंग करता है तो उसका कंपैरिजन हम लोग सचिन तेंदुलकर जी के साथ या विराट कोहली जी के साथ करना शुरू कर देंगे, तो दैट सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली विल बी द स्टैंडर्ड। और जो आदमी हमारा खेल रहा है वो क्या होगा, हमारा सैंपल सब्सटेंस जिसके साथ हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर वो अच्छा खेल रहा है, वो अच्छे सेंचुरीज मार रहा है तो हम उसका कंपैरिजन करके बोल देंगे कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक इसी तरीके से हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी मशीनरी या इलेक्ट्रिक गैजेट्स जैसी कोई चीज़ नहीं करते, हम इसे केवल और केवल अपनी इंद्रियों के बल पर पता करने की कोशिश करते हैं। ये भी लिमिट टेस्ट की एक खासियत है। तो आइए अब शुरू करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, जो कि आज का टॉपिक है हमारा। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हमने जैसे पहले भी आप लोग को एक बार बता चुके हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें हमको पढ़ना क्या होता है, प्रिंसिपल पढ़ना होता है, हमको इसका प्रोसीजर जानना होता है, कैसे परफॉर्म करेंगे, और ऑब्जर्वेशन इत्यादि जो है वो हम देखते हैं। तो जो इसका प्रिंसिपल है वो कह रहा है अगर किसी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर क्लोराइड प्रेजेंट होगा, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा Cl- के रूप में, तो अगर उसकी रिएक्शन आप जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं। सिल्वर नाइट्रेट एक हमारा रिएक्टेंट है जो कि AgNO3 के नाम से भी हम लोग जान रहे हैं, AgNO3 इसका फॉर्मूला है, और उसके प्रेजेंस में इसके साथ जो आप रिएक्शन कराते हैं तो वो एसिडिक मीडियम में, लाइक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करते हैं तो इस रिएक्शन में जो यहाँ पे Ag है वो हमारे क्लोराइड आयन के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में प्राप्त होते हैं, फ्लेक्स के रूप में प्राप्त होते हैं, और इनकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। टर्बिडिटी क्या है, आप पानी की गिलास लीजिए एक ग्लास में और उसको आसपास देखिए, आर पार देखिए तो बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी दही डाल दें, उसमें हम थोड़े से चॉक के पाउडर डाल दें जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, तो उससे वो पूरा जो वाटर है वो थोड़ा सा धुंधलापन, दूधियापन, उसमें आर पार आपको जो देखने की क्षमता थी वो कम होने लगती है। और इसी को प्रदर्शित करता है, अंग्रेजी का शब्द है ओपेलसेंस या फिर टर्बिडिटी, इस नाम से हम उसे जानते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं दूधियापन है, धुंधलापन है, आर पार देखने में आपको दिक्कत आ रही है, अपार जो गम्यता है उसकी वो कम हो गई है, सॉरी अपारगम्यता जो है उसके अंदर आ रही है उस वाटर में या उस चीज़ में, तो उसे हम टर्बिडिटी या ऑप्लेसेंस के नाम से जानते हैं। आइए इसके प्रिंसिपल, ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब इसी चीज को जो आपने इंग्लिश में लिखी है उसे केमिकल की भाषा में जब हम लोग लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो आइए समझते हैं कि इसी जो चीज को आपने लिखा है उसको हम केमिकल की भाषा में कैसे लिखेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन के रूप में आप कैसे लिखोगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर कर दूंगा कि एग्जैक्टली हम लोग प्रिंसिपल में क्या कह रहे हैं। आपके पास AgNO3 है, आप दुनिया में कहीं पर भी AgNO3 लेकर के जाओगे इसके सोल्यूशन को, तो अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, लोग कहते हैं कि सर Cl- क्यों लिख रहे हैं आप, और Cl- कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो Cl- नहीं आ रहा। अगर आपने जो भी सब्सटेंस लिया, मान लीजिए पीने का पानी है आपका, या पैरासीटामॉल आप लेकर के आए, उसका पाउडर लेके आए, एस्प्रिन का पाउडर लेकर के आए, कोई और केमिकल आप लेकर के आए और आप चेक करना चाहते हैं क्या उसमें क्लोराइड आयन है या नहीं, तो अगर वहां पर क्लोराइड आयन होंगे, अगर होंगे, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, AgNO3 के साथ, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, अब आइए देखते हैं होगा क्या। ये जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है इट विल बी ब्रेक डाउन, क्योंकि आप जब इसको वाटर में डालोगे तो ये सॉल्युबल कंडीशन में होता है और आयनिक फॉर्म में टूट जाता है। किस फॉर्म में टूटेगा, आयनिक फॉर्म में, क्या, Ag+ और NO3-, दो चीजों में ये क्या कर जाता है, टूट जाता है। NO3- में नाइट्रेट आयन आपको प्राप्त होंगे और सिल्वर आयन प्राप्त होंगे Ag+। अब देखिए क्या हो रहा है,
जो हमारा Ag+ है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये जो हमारा क्लोराइड आयन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को इसको रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है अपने पास। और जबकि हम लोग नाइट्रेट आयन के साथ अगर क्लोराइड आयन का कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं नाइट्राइट आयन जो है वो क्लोराइड आयन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो किसके पास जाएगा, इसके पास या इसके पास? तो इसको छोड़ेगा, नाइट्रेट आयन को छोड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और जब इसके साथ ये जुड़ेगा तो एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा आपके इसी सोल्यूशन में, जिसे हम क्या कहेंगे, AgCl। Ag के साथ कौन जुड़ गया, Cl, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। हिंदी सॉरी इसके अगर अंग्रेजी नाम बोले तो बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। और जो इसका फॉर्मूला है वो क्या कहलाएगा, AgCl। साथ ही साथ यहाँ बचा क्या, नाइट्रेट आयन, क्योंकि वो किसी के साथ अभी यहाँ जुड़ नहीं पा रहा है तो वो अब क्या है, यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल प्रेजेंट है। तो ये है आपकी केमिकल रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है हमारा जो क्या नाम है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब ये जो केमिकल रिएक्शन आपके सामने दिख रही है इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है, हम देख कर को बता नहीं पा रहे हैं कि हमारा पानी साफ है या नहीं, या इसमें क्लोराइड आयन लिमिट में है या नहीं, ये तो हम बता नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, जब भी आप वाटर लेंगे या कोई सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो जो क्लोराइड आयन्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। जो बहुत ज़रूरी बात है ये आपको समझनी होगी, घुलनशील अवस्था में मतलब हमें बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं। जो सिल्वर नाइट्रेट है ये भी जब हम वाटर में डाल रहे हैं या सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो ये भी घुल जा रहा है, ये भी हमें दिख नहीं रहा, ये किसी तरीके का कोई कलर या प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं कर रहा। इसी तरीके से जो नाइट्रेट आयन है ये भी घुल जाते हैं, ये भी नहीं आपको दिखेंगे। लेकिन अगर क्लोराइड आयन होगा तो Ag इसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, और जब हमारा सिल्वर आयन जो है वो हमारे क्लोराइड आयन के साथ जुड़ेगा और AgCl बनाएगा तो ये जो AgCl होता है ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब ये इनसॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट के रूप में, फ्लेक्स के रूप में, जैसे दही को आप लोग पानी में मिलाते हैं, दही का शरबत बनाते हैं तो छोटे छोटे फ्लेक्स दही के आपको पानी में दिखने लगते हैं, ठीक वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म में ये देखने को मिलेगा। जिसकी वजह से आपका जो क्लियर सोल्यूशन अभी तक बन रहा था इसके बनने की वजह से वो क्लियर अब नहीं रहेगा, उसमें आपको ओपेलसेंस या टर्बिडिटी दिखने लगेगी, या वहां पर व्हाइट फ्लेक्स आपको बन करके दिखेगा, तो दूधियापन या दूधलापन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये इसकी वजह से बन रहा है। अगर दूधियापन या दूधलापन आ रहा है या प्रेसिपिटेट बन रहे हैं इसका मतलब आपके उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर क्लोराइड आयन है। अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब कि वहां पर क्लोराइड आयन नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा इसका ये प्रिंसिपल है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक और जरूरी चीज ये मैं यहां पे कहूंगा कि अगर क्लोराइड आयन होगा तभी ये रिएक्शन होगी, इसीलिए प्रिंसिपल में आप यही रिएक्शन लिखें। कई लोग यहाँ पर NaCl के साथ इस रिएक्शन को कराते हैं और यहाँ NaNO3 बना देते हैं। तो NaCl हम लोग स्टैंडर्ड में यूज करते हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड में क्लोराइड आयन का जो सोर्स है वो एज अ NaCl हम लोग लेते हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये बता रही है कि हमारे सैंपल जिसको हमको चेक करना है, अगर वहाँ क्लोराइड आयन होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ क्लोराइड नहीं लिखा था इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, जैसे ही क्लोराइड आयन आएगा वैसे ही ये Ag जो है वो Cl के साथ जुड़ेगा और आपको क्या बना करके देगा, AgCl। इस डायलेट HNO3 का यहाँ पे क्या काम है, आप देखिए ये H+ और NO3- में टूटता है। NO3- जो है वो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, साथ ही साथ ये एक एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस करता है हमारे इस पूरे सोल्यूशन को, जिसकी वजह से AgCl के प्रेसिपिटेट को बनने में फायदा पहुंचता है और आपको टर्बिडिटी जो है वो एंड ऑफ द प्रोसेस में प्राप्त हो जाती है। तो वो यहाँ पर हमारे डाइल्यूट HNO3 का काम है, ये हम लोग आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अभी प्रिंसिपल खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि क्लोराइड है या नहीं, लेकिन ये नहीं पता चला कि क्लोराइड लिमिट में है या नहीं। तब पता चलेगा जब आप ये जो टर्बिडिटी बन रही है इसको हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, तभी आप इसको लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल कह सकते हैं। नहीं तो आप इसको क्लोराइड आयन के पकड़ने के प्रिंसिपल के रूप में भी देख सकते हैं, सेम रिएक्शन जो है वो आप करवा के। तो जो चीज़ मैं कही वो आपको ये पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी आपका प्रिंसिपल पूरा होगा कि जो टर्बिडिटी ऑप्लेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल सोल्यूशन में ड्यू टू द AgCl के बनने की वजह से, उसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड टर्बिडिटी के साथ, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा जो क्लोराइड आयन है वो हमारे सैंपल में लिमिट में है या नहीं, या जो क्लोराइड आयन की इंप्योरिटी है वो लिमिट में है या नहीं। तो इसको हम समझने के लिए इस फिगर का फायदा ले सकते हैं। देखिए, आपको हमेशा दो सॉल्यूशंस तैयार करने पड़ेंगे। एक तो वो सैंपल या टेस्ट सॉल्यूशन जो कि आपको जिस कंपाउंड में चेक करना है, जैसे पैरासिटामोल में चेक करना है, अपने पानी में चेक करना है, या आपको एस्प्रिन में चेक करना है, या कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर में चेक करना है, कहीं पर भी जहां पर भी आपको चेक करना है, उस सैंपल का आपको, दैट इज योर सैंपल, और उसका एक सोल्यूशन हम तैयार करेंगे। और उस सोल्यूशन में अगर क्लोराइड आयन होंगे, अगर, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर होंगे,
तो वो AgNO3 के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट, क्योंकि ये जो NO3 हम लोग इसमें डाल रहे हैं। और ये करते कहाँ हैं लिमिट टेस्ट करते हैं हमेशा नेजल सिलेंडर में। आपके यहाँ लैब में आपको देखने को मिल जाएगा एक टेस्ट ट्यूब जैसा ही, थोड़ा सा उससे मोटा, थोड़ा सा लंबा, करीब 50 ml का, कई बार 100 ml का भी हमें देखने को मिलता है। ग्लास का बना हुआ, अच्छी क्वालिटी के ग्लास का बना हुआ एक जो है ट्यूब या सिलेंड्रिकल शेप में एक क्या नाम है, ग्लासवेयर होता है, जिसे हम लोग नेजल सिलेंडर के नाम से जानते हैं। उसी में हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इत्यादि जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कोई पूछता है कि लिमिट टेस्ट कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो नेजल सिलेंडर में। तो ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। अब अगर क्लोराइड आयन होंगे तो वो AgNO3 के साथ डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएगा, AgCl। इस AgCl की वजह, जैसे ये बनेगा तो मान लेते हैं ये व्हाइट फ्लेक्स के रूप में यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा और आपके सोल्यूशन में ऐसे 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 छोटे छोटे क्या दिखने लगेंगे, यहाँ पर दाने के रूप में, या आप कह सकते हैं फ्लेक्स के रूप में, छल्ले के रूप में थोड़ा थोड़ा बनने लगेगा। और इससे जो आपका ये जो क्लियर सोल्यूशन था, पहले अभी तक क्लियर था ना, अब वो क्लियर नहीं रहा, अब वो क्या हो रहा है, टर्बिड हो रहा है, क्योंकि उसमें आपको आर पार देखने में असुविधा हो रही है। जब प्रेजेंट होगा Cl तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, नहीं होगा तो कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। इसका मतलब कि वो प्योर है, पहले ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी हम क्या करते हैं, सेम, सब कुछ सेम करेंगे, बस यहाँ पर हम जानबूझ करके Cl आयन प्रोड्यूस कराएंगे। अब Cl आयन कोई फ्री तो अवेलेबल है नहीं कि मार्केट से गए और Cl ले आके डाल दिए, इसीलिए उसके सोर्स के रूप में हम लोग नमक, जो खाने वाला नमक है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसको ले सकते हैं। और मतलब वो मार्केट में टाटा नमक मत ले लीजिएगा, ये सीधे समुद्र से आया हुआ जो हमारा NaCl होता है उसकी बात करें, क्योंकि आयोडीन हमको नहीं चाहिए। तो NaCl हमको लेना है और इस NaCl को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ क्लोराइड आयन यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो NaCl को के साथ अगर हम लोग AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो सिक, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डाल रखा है Cl-, तो यहाँ पर तो रिएक्शन होनी ही होनी है और यहाँ पर भी रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, AgCl, और इसकी वजह से यहाँ पर भी आपको एक टर्बिडिटी जो है वो प्राप्त हो ही जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर भी आपको टर्बिडिटी मिल जाएगी। देखिए अभी क्लियर सोल्यूशन था, जैसे ही रिएक्शन यहाँ पे हुई वैसे ही यहाँ पर क्या मिल गया, हमको टर्बिडिटी प्राप्त हो गई। इस टर्बिडिटी को, ये जो दूधियापन दुधलापन बना, इसको हम इसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं सैंपल सोल्यूशन की, और सैंपल सोल्यूशन की जो टर्बिडिटी है, जो दूधियापन है, जो दुधलापन है, हिंदी में हम यही बोल सकते हैं, वो स्टैंडर्ड से कम होता है, कम, लेस होता है, तो जो हमारा सैंपल है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो क्लोराइड आयंस हैं वो क्या है, लिमिट में है। इसका मतलब क्योंकि कम है, लिमिट तो ये थी, इससे कम है, इसका मतलब पास हो गया। अगर जो सैंपल में टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब कि क्लोराइड आयन वहां पे लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि वो क्या होगा, पास नहीं होगा। क्या हो जाएगा, FAIL क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, पास अब नहीं होगा। ठीक, तो ये आपको समझना होगा कि अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं तो ये रिएक्शन होगी, AgCl बनेगा और टर्बिडिटी आएगी, प्रेसिपिटेट बनेगा। नेक्स्ट, अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा बनेगा, कम है तो कम बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। कम होगा तो आप इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा होगा तो भी आप कंपेयर करेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं पता चल रही कि कितना है, लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि लिमिट से कम है, इसीलिए इसे हम लोग सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर एज पर इंडियन फार्माकोपिया 2018 to 1996 भी आप देखोगे तो सेम ही प्रोसीजर है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव हुआ नहीं है आज तक। लेकिन मैं अभी जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो है इंडियन फार्माकोपिया 2018 का। कुछ किताबें यहाँ पर कुछ अलग लिख रखी हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग एज पर इंडियन फार्माकोपिया करेंगे। अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी में इंडियन फार्माकोपिया हो तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट जो हमारा वॉल्यूम है इस बार वाली 2018 में, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर मैं नहीं बता रहा हूँ, पेज नंबर आप लोग देखेंगे तब आप लोग ढूंढेंगे तो इसी बहाने आप फार्माकोपिया भी देख पाएंगे। तो हमने कहा कि हमें 2 सॉल्यूशन बनाने होते हैं, इसीलिए जो हमारा जो पूरा प्रोसीजर है उसको हमने कॉलम में 2 कॉलम में बांट दिया। एक हमारा टेस्ट या सैंपल सोल्यूशन का कॉलम है और दूसरा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन का। तो जो हम पहले टेस्ट का देखेंगे फिर स्टैंडर्ड की बात करेंगे, और इसमें एक बहुत जरूरी चीज़ छुपी हुई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो हमारा सबसे पहला टेस्ट या सैंपल सोल्यूशन, उसमें हमको करना क्या है, वो पाउडर फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में है उसको लेना है और उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी का एक जो है सोल्यूशन हमको तैयार करना है डिस्टिल वाटर में, अगर वो डिजॉल्व हो जा रहा है तो, या फिर वो नॉन कंपाउंड है, कोई ड्रग मॉलिक्यूल है जिसका सोल्यूशन डिस्टिल वाटर में नहीं बना पाते हैं। तो जैसा आपका मोनोग्राफ मतलब फार्माकोपिया के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया या चैप्टर है जहां पर या पॉइंट है या कागज है या पेज नंबर है जहां पे आपका जो ड्रग है, इसको इसी तरीके से आसान तरीके से समझ सकते हैं,
फार्माकोपिया के अंदर उस ड्रग का सोल्यूशन बनाने के बारे में लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से जैसा फार्माकोपिया ने बताया है वैसा एक सोल्यूशन उसका तैयार करेंगे और उसकी क्वांटिटी को लेंगे कहाँ पे, अपने नेजलर सिलेंडर के अंदर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम लोगों को जो नाइट्रिक एसिड डालना था वो हम डालेंगे। कितना डालेंगे, 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। दैट इज द स्टेप नंबर 2। स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले स्टेप में आपने सोल्यूशन तैयार किया, सेकंड स्टेप में आपने उसमें नाइट्रिक एसिड 10 ml डाल दिया, थर्ड स्टेप में आपको डाइल्यूट करना है 50 ml तक डिस्टिल वाटर के साथ। कुछ नहीं करना, जो 50 ml का मार्क बना हुआ था हमारे नेजल सिलेंडर में उसमें सिंपल डिस्टिल वाटर आपको भरना है उस मार्क तक। इसका मतलब डाइल्यूट अप टू का मतलब होता है 50 ml डिस्टिल वाटर नहीं डालना है, 50 ml तक उसको डाइल्यूट करना है। ये एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम लोग ऐड करेंगे उसमें 1 ml AgNO3 का सोल्यूशन। हमने बना के रखा है AgNO3 का सोल्यूशन और उसको 1 ml इस पूरे सोल्यूशन के अंदर 4th नंबर के स्टेप में डाल देंगे। इसको डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। 5 मिनट के लिए सोल्यूशन को छोड़ दीजिएगा ताकि वहाँ पर रिएक्शन हो, जो रिएक्शन कंप्लीट होनी है, जिसको जो समय चाहिए उस रिएक्शन को होने के लिए वो पूरा हो जाए। और अगर उसमें कोई ऑपलेसेंस या टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड का प्रोसीजर है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर केवल पहला पॉइंट ही अलग होगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोग 10 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे, या क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन सिंपल लिखा होता है। क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम लोग लेंगे कितना, 10 ml, और उसमें 5 ml क्या मिलाएंगे, डिस्टिल्ड वाटर। ये जो पहला पॉइंट है ये एज पर इंडियन फार्माकोपिया मैं आपको बता रहा हूं। कुछ किताबों में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसको क्या लिखा हुआ है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना रहे होते हैं, जो लिमिट है हमारी क्लोराइड की, अगर वो कोई पूछता है तो वो है 25 ppm क्लोराइड, यानी 25 पार्ट्स पर मिलियन। ये इस कंसंट्रेशन का हमको जो है वो क्लोराइड आयन का सोल्यूशन तैयार करना होता है। वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन। तो क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है उसका 10 ml लेना है और उसमें 5 ml डिस्टिल वाटर मिलाकर के नेजल सिलेंडर के अंदर आपको ले लेना है। ये कैसे बनता है ये आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो प्रोसीजर नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 जो है वहां पे हम क्या करेंगे, 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे। फिर इसमें इसको डाइल्यूट करेंगे स्टेप नंबर 3 में कितना, 50 ml तक डिस्टिल वाटर के साथ। इसके बाद 1 ml इसमें AgNO3 का सोल्यूशन डालेंगे। उसके बाद फिर उसको भी मिक्स करके 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे और उसके बाद उसको सैंपल सोल्यूशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक बड़ी ही खास बात यहाँ देखने को मिल रही है कि ये स्टेप केवल अलग है। यहाँ पे हमको सैंपल को लेना था, यहाँ हमने स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन लिया 5 ml डिस्टिल वाटर के साथ। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं सारे के सारे सेम है। भाई अगर सेम नहीं करोगे तो कंपेयर कैसे करोगे, यानी ये भी क्या है, सेम हो गया हमारे सैंपल जैसा, ठीक। ये भी क्या हो रहा है, सेम। तो कई जगह हम लोग सेम ही लिखवा देते हैं, क्लास में पढ़ाता तो मैं यहाँ सेम लिखवा देता, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, नोट्स है, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है। यहाँ आपको सेम, ये चाहे एग्जाम में समय नहीं है तो आप लिख दें सेम एज सैंपल, सेम एज सैंपल, क्योंकि सेम प्रोसीजर आपको दोनों जगह पर क्या करना पड़ रहा है, परफॉर्म करना पड़ रहा है। बस खाली पहला स्टेप जो है वो स्टैंडर्ड और टेस्ट का क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। आइए इसको हम दूसरे तरीके से अगर समझें तो और आसान हो जाए हमारे लिए। इसको देख लें कि लैब में अगर आप जाएंगे, क्योंकि ये लैब में भी आपको परफॉर्म करना होता है, तो कैसे परफॉर्म करेंगे। देखिए ये 2 अलग अलग कलर से लिखा हुआ है। ये हमारा सैंपल सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, अपने बीकर में या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कहीं पर भी जो स्पेसिफिक क्वांटिटी का एक जैसा फार्माकोपिया ने बताया है उस प्रकार से अपने सैंपल का एक सोल्यूशन तैयार करेंगे और उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो इस सैंपल सोल्यूशन अपने नेजलर सिलेंडर के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। दिस इज नेजलर सिलेंडर। यहाँ पे नेजलर सिलेंडर में हमको 50 ml का एक मार्क दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का नेजलर सिलेंडर है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक क्वांटिटी का एक सोल्यूशन तैयार करेंगे एज पर फार्माकोपिया, या एज पर ये जैसा आपको गाइड दिया जा रहा है, जैसा आपको बताया जा रहा है कि इसका सोल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, और उसको कहाँ डाल देंगे, अपने नेजलर सिलेंडर के अंदर। इसके बाद इसमें क्या डालेंगे, 10 ml डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, ठीक। इसके बाद इसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूट इसको करेंगे 50 ml तक। सिंपली इसमें क्या कर देंगे, पानी भर देंगे। कहाँ तक, 50 ml तक इसमें पानी भर देंगे। तो इसको आपने इसको यहाँ पर डाइल्यूट कर देना है, इसी को बोलते हैं डाइल्यूट अप टू 50 ml। इसके बाद फिर आप इसमें डालोगे 1 ml AgNO3 का सोल्यूशन, उसको मिक्स करना और 5 मिनट के लिए उसको कीप एसाइड रख देना। और जो टर्बिडिटी फिर इसमें बनने लगेगी, ऐसे ऐसे इसमें आपको टर्बिडिटी आने लगेगी, और जो टर्बिडिटी आएगी उसको हमको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना होगा। सेम यहाँ पर भी देखिए, जो हमारा यहाँ पे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे 10 ml और 5 ml उसमें क्या डालेंगे, पानी, इस नेजल सिलेंडर के अंदर, जो कि हमारा स्टैंडर्ड वाला नेजल सिलेंडर है। इसके बाद सारा कुछ सेम करना है, इसीलिए देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे। इसमें हम लोग 50 ml जो है इसको भी डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने का मतलब सिंपल, यहाँ तक ये भर गया
इसके बाद जो जगह खाली है उसमें सिंपल वाटर भर करके यहाँ तक इस लेवल तक इसको भर दीजिए, दैट इज नोन एज डाइल्यूट करना। इसके बाद इसमें भी AgNO3 डालेंगे और जैसे ही आप इसमें AgNO3 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से ही क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाला है, तो यहाँ पर भी टर्बिडिटी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस रिएक्शन को भी पूरा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम मिक्स करके इसके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि किसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है। सैंपल की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो हमारा सैंपल जो है वो फेल हो गया। सैंपल की टर्बिडिटी अगर स्टैंडर्ड से कम है तो हमारा सैंपल क्या हो गया, पास हो गया। कहने का मतलब उसमें जो क्लोराइड आयंस हैं वो लिमिट में होंगे। आशा करता हूं कि आपको जो है प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आप प्रोसीजर लिखेंगे किसी भी लिमिट टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में, तो हमारा जो रिएजेंट होता है जो हम उसमें एग्जैक्टली डाल रहे हैं या स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हम बनाने जा रहे हैं वो कैसे बनाएंगे ये भी आपको लिखना होगा। तो एज पर इंडियन फार्माकोपिया 1996 और 2018 इसमें जो हम लोग स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन या क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में आपने लिया था वो आपको 25 ppm का बनाना होता है। कैसे बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 स्टेप में बना सकते हैं। 2 बार में हमने लिखा है, जनरली ये वाली जो लाइन लिखी हुई है यही आपके फार्माकोपिया में लिखी है, बट इसको हम क्या करेंगे, पहला काम हमें क्या करना होगा, 0.0824% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन किसका बनाएंगे, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। और इस सोल्यूशन को जो आपने बनाया है 0.824%, इसका 5 ml लेकर के अगर उसे 100 ml तक डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट कर लें तो जो सोल्यूशन तैयार होगा दैट इज नोन एज क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और इस क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन को जो भी आपने बनाया इसका 10 ml हम कहाँ ले रहे थे, अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अंदर। आइए इसको समझते हैं कि एक्चुअली में इसको बनाना कैसे है। तो आप इसको 2 स्टेप में बनाएंगे। हमने पहले नाम दे दिया सोल्यूशन है, ये कैसे बनेगा, 0.0824% वेट बाई सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, परसेंट जहां भी लगा होगा वो 100 ml में बनेगा। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब वेट किसकी बात हो रही है, जो हमारा सॉल्यूट है दैट इज NaCl, इसका वेट, और वॉल्यूम जो है जो सोल्यूशन हम लोग जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो सॉल्वेंट यहाँ पर हमारा डिस्टिल्ड वाटर है। और इसको बनाने का जब आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करें तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का जो सोल्यूशन तैयार करना है उसके लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का प्रयोग करें। ये एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एक ऐसा ग्लासवेयर होता है जिसमें नीचे आपको गोल सा दिखता है और उसकी लंबी सी गर्दन होती है। लंबी गर्दन पे जो मार्क पड़ा होता है वही उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी, जैसे ये 100 ml वाला हमको लेना है तो इस मार्क तक अगर आप भर रहे हैं किसी सोल्यूशन को तो एग्जैक्टली वो 100 ml का होगा, ये कैलिब्रेटेड होता है। ठीक, तो हमने 0.0824 ग्राम क्या ले लिया, NaCl, क्योंकि ये परसेंटेज सोल्यूशन बनाना है तो वेट क्या है, ये क्या बता रहा है, वेट को बता रहा है। किसके, NaCl को किस में लेंगे, ग्राम यूनिट में। SI यूनिट में कौन सी लेंगे, ग्राम यूनिट। तो ये इसको सिंपल जब भी परसेंटेज लिखा हो तो जो अमाउंट यहाँ लिखा है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 0.0824 ग्राम क्या लेना है, NaCl, और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल देना है। फिर डालना है इसमें 100 ml वाटर नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालिए क्योंकि इसकी भी खुद की कुछ वॉल्यूम होती है। अभी तो मान लीजिए बहुत छोटा अमाउंट है, अगर ये 10 ग्राम होता तो इसका भी वॉल्यूम होता है, और अगर आप 100 ml डालोगे तो ये 100 ml के ऊपर चला जाएगा और आपका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको वेट करके डाल दिया 0.0824 ग्राम NaCl, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और उसको डिसॉल्व कर लेंगे। जब वो घुल जाएगा तो वापस जो बचा हुआ पानी है वो यहाँ पर डालना शुरू करेंगे, जो डिस्टिल वाटर है उसको, और कहाँ तक भरेंगे, इस मार्क तक। जैसे इस मार्क तक आप भर दोगे आपका सोल्यूशन A जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, अब इस सोल्यूशन A का 5 ml जो बनाया आपने अभी, इसका 5 ml आपको लेना है और उसको दूसरे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल देना है, जो कि फिर कितना होगा, 100 ml का होगा। ठीक है, अब इसमें सिंपली क्या करना है, पानी भरना है, कहाँ तक, इस पॉइंट तक, यानी 95 ml, क्योंकि ये तो लिक्विड हो गया तो इसमें हम लोग 95 ml वाटर डालेंगे, या इस मार्क तक सिंपली आप वाटर इसके अंदर भर देंगे। और जैसे ही इसके अंदर आप वाटर पूरा भरेंगे, ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ, इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और इसी क्लोराइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम लोगों को कहाँ लेना था, इस प्रोसीजर में। अभी आपने लिखा ना, ये प्रोसीजर आपका था, तो यहाँ पर आपने यही जो है 10 ml जो लिया था, यही स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन आपने अभी बना लिया है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। नाउ ऑब्जर्वेशन, जब भी आप कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप थियरी में इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अगर पेपर में पूछ रहा है, या फिर आप जब लैब करोगे तो ऑब्जर्वेशन जो आपकी होगी, जो आप देखेंगे वो लिखेंगे। स्टैंडर्ड तो यही है कि जब भी हमारा जो सैंपल सोल्यूशन होगा उसकी टर्बिडिटी जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम होनी चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड वन। बट जब हम परफॉर्म करेंगे तो कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है सैंपल सोल्यूशन में, अगर वो कम है जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी है उससे, तो हमारा जो सैंपल है वो पास हो जाता है लिमिट टेस्ट ऑफ
क्लोराइड में। अगर इसी का उल्टा, अगर जो टर्बिडिटी सैंपल में प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो जो आपका सैंपल है वो फेल हो जाएगा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में। कहने का मतलब कि वो इम्प्योर है क्योंकि उसमें लिमिट से ज़्यादा क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। 25 ppm की जो आपने लिमिट बताई है उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो जिस पे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये मैंने पहले ही इसका आंसर वैसे कर दिया है कि ये प्रश्न ये है कि नाइट्रिक एसिड आपने क्यों डाला था। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो एक एसिडिक सोल्यूशन है, इस वजह से ये हमारे सोल्यूशन को एसिडिक बनाता है, यानी इसके पीएच को एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से जो AgCl आपका जो बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट बनना है वो आसानी से बनता है, उसको बनने में मदद करता है और हमारे सोल्यूशन को टर्बिड करना में मदद करता है, यानी एंड ऑफ द प्रोसेस हमें टर्बिडिटी जो है वो प्राप्त होती है। इसको प्राप्त करने में हमारा नाइट्रिक एसिड मदद करता है बाय शोइंग द कॉमन आयन इफेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड जो है वो कई बार अगर कुछ और इम्प्यूरिटीज़ हैं जैसे सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ऐसी इम्प्यूरिटीज़ को भी डिसॉल्व करने के काम में आता है ताकि हमारे टेस्ट को ये इम्प्यूरिटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब ना करें। तो ये हमारे नाइट्रिक एसिड का काम है। इस पर काफ़ी प्रश्न पूछा गया है पहले, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इसको बता दिया। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक था थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया, आप लोग काफ़ी लोग बोलेंगे कि कुछ ज़्यादा ही लंबा बना दिया, लेकिन ये पहला टॉपिक था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का, इसलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया, इसलिए थोड़ा लंबा है। अगले टॉपिक्स थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं, वाइवा में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। और मैंने कोशिश की ताकि आप प्रैक्टिकल में भी अगर जाएं तो आपको इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो पुराना वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, भी आप देख सकते हैं कि कितना एवोल्यूशन हुआ है हम लोग में, कितना हम लोगों ने बदलाव किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ऐप पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी ये वीडियोस पहले से अपलोड हैं, और जो नए आएंगे उनको वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, उनको अपडेट कर देंगे हम लोग। वीडियो पसंद आया हो तो इसे फिर से पुनः आप लाइक कर दें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।